दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द एग प्लो, PLOY। तो इसको दोस्तों प्लो पढ़ेंगे। दोस्तों, प्लो एक नाउन है जिसका मतलब होता है दांव, पेच या फिर चाल। तो क्या अर्थ हुआ? द एग प्लो, अंडे की चाल। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप कहानी बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की स्टोरी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे ज़रूर नोट करें। और दोस्तों, यदि आपको आज की कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। गोपाल वुड ऑलवेज रिमेन टेंस as the hands of his neighbors Suresh would daily enter his garden and ruin it। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये काफ़ी बड़ा सेंटेंस है, तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करूँगा ताकि आप एक एक चीज़ को अच्छे से समझ सकें। देखिए, इस वाक्य में वुड का प्रयोग किया गया है। दोस्तों, वुड का प्रयोग पास्ट की किसी आदत को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर किसी भी तरह की कंसिस्टेंसी को, निरंतरता को दर्शाएंगे, तब वहाँ यूज़ टू का प्रयोग किया जाएगा या फिर वुड का। तो यहाँ पर वुड का यूज़ किया गया है। और दोस्तों, इसके अलावा REMAIN, देखिए रिमेन का प्रयोग कब किया जाता है? जब हम किसी वाक्य में किसी व्यक्ति का किसी विशेष अवस्था में बने रहना दिखाते हैं, किसी विशेष समय में, ऐसे स्थानों पर रिमेन का यूज़ किया जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? गोपाल वुड ऑलवेज रिमेन टेंस। यहाँ तक इसका मतलब क्या हुआ कि गोपाल ऑलवेज मतलब कि हमेशा, रिमेन रहता, क्या रहता? तनाव में रहता। एज क्योंकि, द हैंड्स ऑफ हिज नेबर, क्योंकि जो उसके ऑफ हिज नेबर, जो उसकी, और ऑफ का मतलब कि जो उसकी पड़ोसी की मुर्गियाँ थीं, सुरेश मतलब जो उसके पड़ोसी सुरेश की मुर्गियाँ थीं, वुड डेली एंटर हिज गार्डन। वुड डेली एंटर हिज मतलब वो रोज़ उसके गार्डन में, बगीचे में प्रवेश करती, मतलब कि आती। एंड रुइन इट, दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, RUIN, रुइन मतलब बर्बाद करना, और उसको बर्बाद करती। तो दोस्तों, पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि गोपाल वुड ऑलवेज रिमेन टेंस एज द हैंड्स ऑफ हिज नेबर सुरेश वुड डेली एंटर हिज गार्डन एंड रुइन इट। तो इसका मतलब को समझ ही आ गया होगा कि गोपाल हमेशा तनाव में रहता, क्योंकि जो उसके पड़ोसी सुरेश की मुर्गियां थीं वो रोज़ उसके बगीचे में आती और उसको बर्बाद करती। चलिए आगे देखिए। वन डे गोपाल केम टू नो दैट सुरेश वॉज अवे। क्या मतलब हुआ? वन डे गोपाल केम टू नो। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाएंगे तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए कि हमें वहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज़ करना होता है। चलिए, उसके अलावा दोस्तों आप ये जो वर्ड है इसे भी नोट कर लीजिए। COME, कम का मतलब आना, और कम टू नो, ये पूरी वर्ब है। कम टू नो, ये जो पूरा जो वर्ड मैंने आपको बोला कम टू नो, ये एक वर्ब है जिसका मतलब है पता चलना, और ये फर्स्ट फॉर्म है। और जो इसकी सेकंड फॉर्म है वो है केम टू नो। तो आप कृपया करके आप इसे नोट कर लीजिए, जब आप कोई वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कम टू नो मतलब पता चलना, मैं इसकी मीनिंग बता चुका हूँ, और सेकंड फॉर्म है केम टू नो। तो क्या अर्थ हुआ? वन डे, एक दिन, गोपाल केम टू नो, एक दिन गोपाल को पता चला, दैट कि सुरेश वॉज अवे, कि जो सुरेश है, सुरेश वॉज अवे,
और दोस्तों अवे को यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया। अवे का मतलब होता है किसी स्थान से दूर होना। अवे मतलब दूर। तो क्या अर्थ हुआ, एक दिन गोपाल को पता चला कि सुरेश वॉज अवे, कि सुरेश जो है वो दूर है, सुरेश जो है वो दूर है। सो इसलिए ही प्लेस्ड सम, और दोस्तों प्लेस का मतलब रखना, सेकंड फॉर्म प्लेस्ड। सो इसलिए ही प्लेस्ड, उसने रख दिए, सम एग्स इन हिज गार्डन। क्या मतलब हुआ, तो दोस्तों पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। गोपाल केम टू नो दैट सुरेश वॉज अवे, कि गोपाल को पता चला कि जो सुरेश है वो दूर है, मतलब वो वहाँ पर नहीं है। सो ही प्लेस्ड सम एग्स इन हिज गार्डन, इसलिए उसने कुछ अंडे उसके बगीचे में रख दिए। आगे देखिए, इन इस गार्डन मतलब कि, और यहाँ पर जो हिज है वो अपने के लिए भी आ सकता है और उसके लिए भी, तो यहाँ पर इसका मतलब अपने। तो दोस्तों यहाँ तक कहानी को आप अच्छे से समझ गए होंगे, और मैं इसको अच्छे से एक बार बता देता हूँ ताकि कहानी को समझने में आपको कोई भी समस्या ना हो। तो जैसा यहाँ हमने देखा कि जो गोपाल नामक व्यक्ति है वो हमेशा ही तनाव में रहता, और उसके तनाव में रहने का जो कारण था, जो वजह थी, वो ये थी कि जो उसका पड़ोसी था सुरेश, उसकी मुर्गियाँ हमेशा उसके मतलब रोज़ उसके बगीचे में आती और उसको बर्बाद कर देती। तो यही कारण था कि वो तनाव में रहता। और एक दिन गोपाल को पता चला कि जो सुरेश है वो मतलब वहाँ पर नहीं है, इसने उसने क्या करा, उसने कुछ अंडे अपने बगीचे में रख दिए। चलिए दोस्तों, अब हमें आगे पता चलेगा कि उसने अपने मतलब कि बगीचे में अंडे क्यों रखे, उसके पीछे क्या कारण था, आगे हमें पता चलेगा। आगे देखिए, वैन सुरेश रिटर्नड होम। दोस्तों RETURN, रिटर्न का मतलब होता है लौटना या फिर लौटाना, सेकंड फॉर्म में रिटर्न। और ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ, वैन सुरेश रिटर्नड होम, जब सुरेश घर लौटा, घर वापस लौटा या कह सकते हैं घर लौटा। एंड सॉ, और देखा। और दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, SEEC मतलब होता है देखना, और सेकंड फॉर्म में सॉ। एंड सॉ, और देखा, गोपाल को पिकिंग अप, उठाते हुए, एग्स अंडों को। ही आस्क्ड हिम, उसने उससे पूछा। तो पूरी लाइन का यहाँ से यहाँ तक का क्या मतलब निकला कि वैन सुरेश रिटर्न होम एंड सॉ गोपाल पिकिंग अप द एग्स ही आस्क्ड हिम, जब सुरेश घर लौटा उसने गोपाल को अंडे उठाते हुए देखा। सो गोपाल पिकिंग अप एग्स, उसने गोपाल को अंडे उठाते हुए देखा। ही आस्क्ड हिम, उसने उससे पूछा, गोपाल यू डोंट हैव एनी हैन। तो उसने क्या पूछा, गोपाल यू डोंट हैव एनी हैन। और दोस्तों यदि आप इस वाक्य के बारे में बात करें, ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट का पॉजिटिव सेंटेंस है। देखिए पॉजिटिव का मतलब होता है जब हम वर्तमान में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर हम ये दर्शाते हैं किसी व्यक्ति के पास कुछ है या नहीं है, इस तरह के वाक्यों को पॉजिटिव का वाक्य कहा जाता है। और जहाँ पर हैज़ या हैव का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। तो ये प्रेजेंट पॉजिटिव का नेगेटिव वाक्य है जहाँ पर डू नॉट डज नॉट के बाद हैव लगाया जाता है। तो आप चाहें तो इसका स्ट्रक्चर को नोट कर सकते हैं। तो क्या अर्थ हुआ, ही आस्क्ड हिम, उसने उससे पूछा, गोपाल यू डोंट हैव एनी हैन, गोपाल तो आपके पास कोई मुर्गी नहीं, आपके पास कोई मुर्गी नहीं है। देन फिर वेयर डिड यू गेट दीज एग्स फ्रॉम। दोस्तों इस वाक्य के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी इंटरोगेटिव का वाक्य बनाएंगे तो उसको बनाने का क्या प्रोसेस है कि हमें वहाँ पर डिड का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में करना होता है, उसके बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, दूसरी बात ये कि जब आप अगर आप एक इंटरोगेटिव वर्ड का भी उसमें प्रयोग करेंगे तब आपको इंटरोगेटिव वर्ड को सबसे पहले मेंशन करना है। तो यहाँ पर इंटरोगेटिव वर्ड को प्रयोग किया गया है, और जो यहाँ पर इंटरोगेटिव वर्ड है वो है वेयर फ्रॉम। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा, जो ये वर्ड है वेयर फ्रॉम जिसका मतलब है कहाँ से, ये एक इंटरोगेटिव वर्ड है। और कई बार लोग जो ट्रांसलेट करते हैं वो वेयर फ्रॉम को एक ही साथ लिख देते हैं, तो जो कि गलत तरीका है। तो
तो जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे दोस्तों वेयर फ्रॉम इंट्रोगेटिव वर्ड को, तो आप इस चीज़ को याद रखें कि वेयर को आपको हमेशा ही पहले मेंशन करना होगा और फ्रॉम जो है लास्ट में आएगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक वाक्य है, आप मोबाइल कहाँ से ख़रीदोगे। मैं रिपीट कर देता हूँ दोस्तों वाक्य, और मैं यहाँ पर इस बुक के ऊपर लिख नहीं सकता कुछ भी, और कागज़ मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं बोल रहा हूँ, आप उसे कृपया करके लिख भी लीजिए ताकि आप इसको समझ सकें, क्योंकि दोस्तों अगर आप इसको लिख लेंगे तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले आप वाक्य को नोट कर लीजिए। देखिए मैंने वाक्य क्या बोला, आप मोबाइल कहाँ से ख़रीदोगे। तो ये जो हमारा वाक्य है, पहली बात ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है, इसमें लास्ट में गे आ रहा है, इसमें विल का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाएगा, और ये फ्यूचर इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और जो इसमें इंटरोगेटिव वर्ड है वो है कहाँ से। तो आप पहले कहाँ से को अंडरलाइन कर लीजिए, पहले हम इसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो सेंटेंस है, आप कहाँ से मोबाइल ख़रीदेंगे, इसमें जो इंटरोगेटिव वर्ड है वो है कहाँ से। तो अगर सिर्फ इसमें कहाँ होगा तब तो आप वेयर शुरू में ही लगा देंगे, लेकिन अगर कहाँ से आ रहा है तब आपको क्या करना होगा, जो वेयर है वो पहले लगेगा, फ्रॉम लास्ट में लगेगा। तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, एक बार मैं हिंदी को दोबारा रिपीट करता हूँ। आप कहाँ से मोबाइल ख़रीदोगे, इसका आंसर क्या होगा, वेयर विल यू बाय द मोबाइल फ्रॉम। आई रिपीट द सेंटेंस, वेयर विल यू बाय द मोबाइल फ्रॉम। तो आपने देखा दोस्तों, वेयर सबसे पहले मैंने प्लेस करा और लास्ट में फ्रॉम। तो जब भी आप वेयर फ्रॉम का इस्तेमाल करें तो वेयर पहले, फ्रॉम बाद में। और दोस्तों यदि आप इस चीज़ को सीख चुके हैं तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं आपको अब एक वाक्य देता हूं, तो कृपया करके आप इसको ट्रांसलेट करें और कमेंट में ज़रूर शेयर करें। चलिए आप उसे नोट कर लीजिए। राजू कार कहाँ से खरीदेगा। आई रिपीट द सेंटेंस, राजू कार कहाँ से खरीदेगा। तो दोस्तों ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट का ही वाक्य है, आप इसे कृपया करके ट्रांसलेट करें। चलिए मैं आपको एक और वाक्य देता हूँ। जो दूसरा वाक्य मैं दूंगा वो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का दूंगा। जो पहला वाक्य दिया था वो फ्यूचर इंडेफिनिट है, दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट का देता हूँ, आप उसे भी नोट कर लीजिए। आप दोनों को ही ट्रांसलेट करें और उसे कॉमेंट में बताएँ। दूसरा वाक्य है, आप कपड़े कहाँ से खरीदते हो। आई रिपीट द सेंटेंस, आप कपड़े कहाँ से खरीदते हो। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको दो वाक्य दिए हैं, दोनों ही जो वाक्य हैं वो इंट्रोगेटिव हैं और दोनों में ही वेयर फ्रॉम का यूज़ करना है। तो आप उन्हें कृपया करके ट्रांसलेट करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए आगे देखिए, तो उसने क्या इसका मतलब किया हुआ, देन फिर उसने क्या पूछा, यहाँ से देख लेते हैं। गोपाल यू डोंट हैव एनी हैन, गोपाल आपके पास कोई मुर्गी नहीं है। देन फिर वेयर डिड यू गेट दीज एग्स फ्रॉम। फिर और दीज का बता देता हूँ दोस्तों, दीज कब लगाएंगे, जब कोई चीज़ हमारे पास हो तो उसके लिए हम दिस लगाते हैं, और यदि वो संख्या में एक से ज़्यादा हो तो दीज। समझ गए होंगे आप इस बात को। अगर कोई चीज़ हमारे पास है, वस्तु जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, हमारे नज़दीक है, तो उसके लिए हम दिस लगाएंगे यदि वो एक है, और यदि वो एक से ज़्यादा है तो उसका हो जाएगा दीज। तो इसका क्या अर्थ हुआ, देन फिर वेयर डिड यू गेट दीज एग्स फ्रॉम, फिर आपको ये अंडे कहाँ से मिले। चलिए आगे देखिए। गोपाल रिप्लाइड इनोसेंटली। दोस्तों इनोसेंटली एडवर्ब है, और सबसे पहले एडवर्ब का मतलब को समझ लीजिए। एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता का वर्णन करे, और जैसा मैंने आपको बताया वर्ब की, तो ये जो हमारा एडवर्ब होगा वो वर्ब की विशेषता के बारे में बताएगा। तो देखिए वाक्य जो है ये भी पास्ट का ही वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। रिप्लाई का मतलब जवाब देना, सेकंड फॉर्म रिप्लाइड। तो ये जो वर्ड है इनोसेंटली, ये रिप्लाई वर्ब के लिए प्रयोग किया गया है, और इनोसेंटली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है मासूमियत से। मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आप चाहें तो नोट कर लीजिए, मासूमियत से। और दोस्तों आप में से कई लोग जानना चाहेंगे कि सर हम किसको कैसे पहचानेंगे एडवर्ब में, तो बड़ी आसान चीज़ है। ज़्यादातर आप देखेंगे जो एडवर्ब है वो एल-वाई पे ख़त्म होते हैं। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, गोपाल रिप्लाइड इनोसेंटली, गोपाल ने मासूमियत से जवाब दिया। सर, श्रीमान, सम हैंस कम इन माई गार्डन एंड ले एग्स। तो उसने क्या कहा कि सर श्रीमान, सम हैंस कम इन माई गार्डन, कुछ मुर्गियाँ मेरे बगीचे में आती हैं, एंड ले एग्स, और अंडे देती हैं। और दोस्तों यदि मैं इस वाक्य के बारे में बात करूं, मैं नहीं चाहूँगा कोई सा भी स्ट्रक्चर आज छूटे, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा।
तो जो गोपाल ने बड़े ही मासूमियत से जवाब दिया कि श्रीमान, कुछ मुर्गियां हैं, सम हैंस कम इन माई गार्डन, मतलब कुछ मुर्गियां मेरे बगीचे में आती हैं, एंड ले एग्स, और अंडे देती हैं। और दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, ले का मतलब होता है देना, ले एग्स अंडे देना। आई एम सो लकी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, टू गेट फ्री एग्स डेली, मतलब कि मुझे रोज़ फ्री अंडे मिलते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हूँ। सीन्स, क्योंकि सीन्स दैट डे, उस दिन से, द हैंड्स ऑफ सुरेश, जो मुर्गियाँ थी सुरेश की, नेवर एंटर्ड द गार्डन ऑफ गोपाल, उन्होंने गोपाल के बगीचे में कभी भी प्रवेश नहीं किया। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि कहानी आपको समझ ही आ गई होगी, और यदि नहीं समझी हो तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि कहानी पूरे से अच्छे से आपको समझ में आ सके। देखिए यहाँ जो ये व्यक्ति था गोपाल, जिसका बगीचा था, तो उसका पड़ोसी था सुरेश, जिसके पास मुर्गियाँ थीं जो हमेशा ही गोपाल के बगीचे में जाके उसको ख़राब करती थी, और गोपाल इस वजह से तनाव में रहता था। और एक दिन जब उसने देखा कि सुरेश घर पर नहीं है, तो उसने क्या करा, उसने अपने बगीचे में कुछ अंडों को ले जाकर रख दिया। और जब सुरेश वापस अपने घर लौटा और उसने देखा कि जो गोपाल है वो अंडे उठा रहा है, तो उसने पूछा कि गोपाल, आपके पास तो कोई मुर्गी नहीं है, फिर आपको ये अंडे कहाँ से मिले? तो गोपाल ने बड़ी मासूमियत से बोल दिया कि मतलब कि सर, कि कुछ मुर्गियाँ हैं, मतलब कुछ मुर्गियाँ मेरे बगीचे में आती हैं और वो अंडे देती हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हूँ कि मुझे फ्री के अंडे मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है, वो जो गोपाल था वो थोड़ा सा चालाक था, वो सुरेश को इनडायरेक्टली ये बताने की कोशिश कर रहा था कि जो आपकी मुर्गियां हैं वो मेरे बगीचे में अंडे दे के जाती हैं। और ये जो व्यक्ति था सुरेश, शायद ये नहीं चाहता होगा कि जो मेरी मुर्गियों किसी और को अंडे दें, तो यही कारण था कि उस सुरेश ने अपनी मुर्गियों को गोपाल के बगीचे में जाने से रोक लिया। और इस तरह से जो गोपाल, जो हमेशा तनाव में रहता था इस कारण कि उसके बगीचे को मुर्गियां ख़राब करती थी, उसका भी उन मुर्गियों से पीछा छूट गया। चलिए, तो ये कहानी थी। मैं उम्मीद करता हूँ समझ आएगी होगी। यदि कहानी सुनने में अच्छा लगा हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों एक और बात, इससे वीडियो को हाइप करना ना भूलें। यदि आप इसको हाइप करेंगे तो ये और भी लोगों तक ज़रूर जाएगी। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।